अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ समी इब्राहिम है और सईद काजी। नाज़रीन, सबसे पहले आज बात करते हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी के लॉन्ग मार्च की। लॉन्ग मार्च शुरू होने से 4 दिन पहले इस्लामाबाद के रेड जोन में पाबंदियां लगाकर रास्तों को सील कर दिया गया है। फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया गया है। फौज को स्टैंड बाय रखा जाएगा, जबकि पंजाब में बसों की पकड़ धकड़ भी शुरू कर दी गई है। इन इंतजाम से तो लगता है कि वफाकी और पंजाब हुकूमत ने मिलकर कुछ हिकमत अमली तैयार की है। क्या ये इंतजाम लॉन्ग मार्च से खौफजदा होकर किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब बात करेंगे कि एक जानिब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नई हल्का बंदियों की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी जानिब जो शहर कैद के बासी हैं, ये नई हल्का बंदियों के खिलाफ सूबाई इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें जमा कराने लगे हैं। सियासी जमातों के बाद अवाम नई हल्का बंदियों के खिलाफ क्यों है, इस पर भी हम आपको अपडेट करेंगे। और एक बार फिर से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहदी झड़पें शुरू होने लगी हैं। पहले भारत ने हाजीपीर सेक्टर पर फायरिंग की और अब भारतीय फौज ने यह इल्जाम लगाया है कि कश्मीर के मेंधर सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 2 भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं, जबकि ISPR ने इस वाक़े की तरदीद कर दी है। पाकिस्तानी सरहद की खिलाफ वर्जी के बाद भारत की जानिब से ऐसा इल्जाम क्यों लगाया गया, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब हम आपको बताएंगे कि नए गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद और मुस्लिम लीग नून के दरमियान महाजराई शुरू हो गई है। गवर्नर पंजाब ने मुस्लिम लीग नून को इशाइये में शिरकत की दावत दी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने शिरकत न करके ऐसा पैगाम दिया कि जैसा फासला साबिक गवर्नर सलमान तासीर और सरदार लतीफ खोसा के साथ था, वैसा ही इधर भी रहेगा। क्या मुस्लिम लीग नून अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप कायम नहीं करना चाहती, इस पर जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही हम आपको बताएंगे शाहजेब कत्ल केस के बारे में, जिसके बारे में हम आपको हर अपडेट देते रहते हैं। इस केस के मरकजी मुल्जिम शाहरुख जतोई की गिरफ्तारी अब एक मोमा बन गई है और अब FIA की जानिब से इंटरपोल को शाहरुख के रेड वारंट जारी करने की इस्तदा भी कर दी गई है। क्या इन कातिलों को कभी सजा मिल पाएगी, क्या ये मोमा कभी हल हो पाएगा, इस बारे में भी आज बात करेंगे। हमारा आज का सवाल भी सुन लीजिए। सवाल हमारा डॉक्टर ताहिरुल कादरी के लॉन्ग मार्च से जुड़ा है। सवाल हमारा ये है कि क्या ताहिरुल कादरी का जो लॉन्ग मार्च है अपने अहदाफ को हासिल कर पाएगा, इस पर अपनी राय दीजिए। ईमेल करें या भी टेलीफोन कॉल के जरिए जो भी आपके ख्यालात हैं वो हमसे शेयर कीजिए। रोजाना की तरह कुछ और बहुत आम खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए सबसे पहले काजी साहब से पूछते हैं। शाजिया, इस वक्त जो सर्कुलर डेट है उसको पे करने के लिए कर्जा कमर्शियल बैंक से लिया गया था 136 अरब रुपए, वो हो चुका है 15 अरब डाल के उसमें जो सूद है। तो अब ये है कि पहली बात तो ये कि जो सर्कुलर डेट है इसके बनने की वजह तो हमने कल भी कुछ अर्ज की थी कि 45% आपके लाइन लॉसेस और थेफ्ट है। अब जब थेफ्ट होती है तो जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो पैसे उनको नहीं मिलते, और जो डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, मैं उनकी आज तफसील दूंगा कि उन पे कितनी वाजिबुल अदा रकूम है। और फिर ये भी याद रहे कि कल परसों ये खबर भी आई थी कि तकरीबन तमाम सरकारी इदारे, चाहे वो सिविलियन हो या कुछ फौजी इदारों का भी जिक्र था कि उनके ज़िम्मे जितने पैसे हैं वो पैसे अदा नहीं करे। अब ये तो कर नहीं रहे तो ज़ाहिर अब आवाम करेंगे। चुनाचे अब ये जो डिस्कोज हैं ये अब नेपरा से एक नई दरखास्त लेके आने वाली हैं चंद आइंदा दिनों में कि ये 136 रुपये की रिकवरी के लिए हमें टैरिफ में इजाफे की इजाज़त दी जाए। इजाज़त मिलेगी या नहीं ये बात की बात है, मगर फिर हम वार्न किए देते हैं और ये आवाम को बताए देते हैं कि ये इनके इरादे हैं। दूसरी शादी जो मेरी खबर है आज, वो मीज़ल आउटब्रेक के बारे में कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं कि जब से 18वीं तरमीम के बाद ये शिफ्ट हुए हैं, कुछ यहाँ इधर से उधर इदारे गए हैं और हेल्थ गई है, तो पता ये चला है कि सितंबर 2012 में ये वैक्सीन लाई जानी थी जो नहीं लाई गई क्योंकि फंड्स नहीं मिले, और ये कोई 35 मिलियन डोजेज थी जिन्होंने आना था वो नहीं आई और चुनाचे। अच्छा, ये तो हो गया मामला, और फिर वो ज़ाहिर डिलीवर नहीं हुई और हमारे 300 बच्चे मारे गए। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब कहानी कहाँ क्या एक तकलीफ दे रुख ले रही है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, एक खबर के मुताबिक उन्होंने मार्केट से इसकी वैक्सीन उठा दी है या उसकी शार्टेज पैदा कर दी है। तो पहले तो ये 200-300 बच्चे जो हैं वो किसके हाथ पे था उनका खून, और अब इसी हर क्राइसिस के बेनिफिशरी सामने आ जाते हैं। तो ये देख लें। और आखिर में मैं बात करूंगा जो कराची बदमनी केस इम्प्लीमेंटेशन की हेयरिंग इस हफ्ते के आगाज़ में हुई थी और 22 जनवरी को दोबारा होनी है, उसमें एक शहरी ने बड़े चश्मकुशा इंकशाफात किए हैं। कुछ तो उनके ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनकी अभी कोई सबूत नहीं आए, मगर कुछ ऐसे इल्ज़ामात हैं, एक आध इल्ज़ाम ऐसा है जो अदालत में ही जिसकी गवाहियाँ मिल गई। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर का जिक्र किया, वसीम बीतर या जो भी उनका नाम, बीतर गालबन अंग्रेज़ी में लिखा था। तो पता चला कि वो जो डेन है अपना जुए की, वो थाने में चला रहे थे।
इसके अलावा उन्होंने एक और बात भी की जिसका हम आगे चल के जिक्र करेंगे कि इस वक्त सीएम अमली तौर पर कायम अली शाह नहीं है। वो कौन है जो उन्होंने बताया है, इस पर करेंगे। और इंटरेस्टिंगली जब उन्होंने उस सब इंस्पेक्टर का नाम लिया तो 2 सीनियर पुलिस ऑफिशियल जो अदालत में मौजूद थे उन्होंने आके इस बात की तस्दीक की, ये ठीक है, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वो सब इंस्पेक्टर या जूनियर ऑफिसर बहुत इन्फ्लुएंशियल है और वो थाने में ही जुए की चलाता रहा है। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि कराची में मामला कैसे चलाए जा रहे हैं। इस पर बात करें। शाजिया, वैसे तो खबरें बहुत ज़्यादा हैं इंटरनेशनली भी, लेकिन मैंने 3 खबरों को चुना है। एक तो आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि मुस्लिम लीग नून और पंजाब के गवर्नर के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। तो मैं जो स्टोरी आपको बयान करूंगा आज, उसमें तो जो अंदरूनी कहानी कुछ मुख्तलिफ लग रही है। उसमें तो ये नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बिहाइंड द सीन निगोसिएशंस जारी हैं कि किसको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, और बताया जा रहा है कि किसी ऐसे बंदे को सामने लाया जाएगा जिसका सियासी कद काट बहुत होगा और जो एस्टेब्लिशमेंट की बात को नहीं मानेगा और बिल्कुल चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ़खरुद्दीन जी इब्राहीम की तरह उसकी इंटेग्रिटी होगी और ये एक मोहर लगाएगा जो इलेक्शन का प्रोसेस है कि ये जो इंतखाबात हैं ये गैर जानिबदार हुए हैं। दूसरा शाजिया, कल क्योंकि सैफमा का जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसका आखिरी दिन था, उसमें 3 सेशन हुए। पहले सेशन में तो मियां नवाज शरीफ थे जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि इलाकाई तरक्की हो क्योंकि हम अलहदा नहीं रह सकते अपने नेबर से, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो इंडिया के साथ मामलात को बेहतर करूँगा। फिर शाम का जो सेशन था वो गवर्नर हाउस में था जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी आए और उनका ये कहना था कि इस वक्त हम हालत जंग में हैं लेकिन हम इंश्योर करेंगे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तमाम ममालिक मिलकर कार्रवाई करें, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम यूट्यूब ज़रूर खोलेंगे लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाए वो फिल्ट्रेशन करने वाली, ताकि वो जो मवाद है उसको हम उठा दें। और इसके साथ ही जो मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, जो रात गवर्नर हाउस में जो खाना दिया गया और उसमें जो बदमज़गी हुई, जो जिस तरह जो मेहमान हमारे मुअज़्ज़ज़ आए हुए थे उन्होंने उसका क्या इमेज लिया, वो थोड़ा सा नरेट करूँगा कि वो वहाँ पर क्या सूरत हाल थी और कैसी भगदड़ थी। और वो ऐसा ही नज़र आया जिस तरह ये हुकूमत हमारे अमूर चला रही है, वहाँ पर सफमा का जो रिसेप्शन था उसका भी कुछ इंतज़ाम इसी तरह किया गया था। और फिर आखिर में जिक्र करेंगे शाजिया आटे की किल्लत का। कल भी हमने जिक्र किया था, कल तो ये था कि मुल्तान में गुज़श्ता 4 दिनों से आटा अवेलेबल नहीं है। अब ये खबरें आ रही हैं कि पंजाब भर में जो आटा है उसके थैलों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और आवाम इस वक्त शदीद तौर पर मजबूर हैं। एक तो तवानाई का बहरान है, घर में चूल्हा नहीं है, और अगर किसी का चूल्हा जल भी रहा है तो वो इतने ज़्यादा वो पकाने के लिए जो चीज़ें लाने की अब उसमें इस्तेताअत नहीं। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, वज़ारत दाखिला का कहना है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी के लॉन्ग मार्च में हमले की धमकी दी है, जबकि डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं कि ऐसी कोई धमकी नहीं दी गई है, सिर्फ हमें रोकने की साजिश की जा रही है। कायद साहब, पंजाब हुकूमत ने बसें पकड़ना शुरू कर दी हैं, वफाकी हुकूमत ने कंटेनर्स लगाकर रास्तों को सील करना शुरू कर दिया और कहा है कि कोई भी इस्लामाबाद में शनाख्ती कार्ड के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। ये सब कुछ खौफजदा होकर किया जा रहा है। वो कहते हैं कि हमें लॉन्ग मार्च से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी जानिब इस तरह के इंतजाम क्यों किए जा रहे हैं? मैं तो हैरान हूँ कि हकीमुल्लाह महसूद की मदद की किसको ज़रूरत पड़ गई है। तो आज ही मैं उनका बयान भी देख रहा था। मैं ये देख रहा हूँ कि एक बहुत ज़्यादा रिएक्शन है और स्टेट जो इस वक्त रियासत के मुख्तार कारान हैं या जो इस वक्त हुकूमत में हैं वो बहुत रिएक्ट कर रहे हैं एज इफ़ दे आर रैटल कर दिया। उसकी वजह यह है कि देखें 40 लाख तो बहुत बड़ी है और पता नहीं वो लीडर कब जन्म लेगा जो फिर से बेनज़ीर भुट्टो की तरह इस तरह लोगों को बाहर लेके आए। लेकिन अगर 40-50 साल भी चले गए तो ये इस्लामाबाद जैसे शहर के लिए ये बहुत ज़्यादा लोग होंगे। लेकिन यह है कि ये बात ये हो रही है, अब जो थेरीज चल रही हैं, कोई कह रहा है ये रियासत के किसी धड़े की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कोई कहता है भाई रियासत के किस धड़े की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अब वहां भी तो हमें कोई यकजाई इस तरह से नजर नहीं आती, अपने अपने ग्रुप से हैं। लेकिन बात यह है, क्योंकि मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि जो हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट है, एक तो इसका इलेक्शन बड़ा करीब है और एक इसकी जो परफॉर्मेंस है वो तो हम जिक्र करते रहते हैं, लिहाजा ये खुद अपने खौफ में मुब्तला है।
कादरी साहब जो है कोई इतनी बहुत बड़ी कदावर शख्सियत, उनकी पॉकेट जरूर है, हाँ उनकी हमायत जरूर पॉकेट्स में मौजूद है, और वो बंदे भी इकट्ठे बन सकते और हैं, लाहौर में ज्यादा लोगों की हिमायत हासिल है, लाहौर में उन्होंने बंदे भी इकट्ठे किए, इतने बंदे वो पूरे मुल्क से ले भी आएंगे, और उस इलाके में भी उनकी बड़ी फॉलोइंग है। अगर इस्लामाबाद के नवाब में आप देखें, चकवाल, पिंडी, इस जगह पे उनकी फॉलोइंग है। मगर बात यह है कि ये जाएं अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। और जो ये मुतालबे कर रहे हैं, देखिए इनके मुतालबों में तो कुछ सिवाय इसके कि ये जहां तक इनके मुतालबों का ताल्लुक ये है कि करप्शन खत्म करें, शफाफ इंतखाबात कराएं, गरीब आदमी के इलेक्ट होने के लिए गुंजाइश पैदा करें, तो ये बातें तो गलत नहीं है। लेकिन वो हुकूमत ये कहती है कि 14 जनवरी तक मोहलत दी थी ना, उससे पहले तो इतनी जल्दी 4 सालों में नहीं कर सके, तो इतनी जल्दी कैसे ये सारे देखिए अब ये हुकूमत जो कह रही है कि अगर 14 को ही कोई काम कर दिए तो आप ही कर दें। हाँ। आप ही कोई ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें कि जिसमें आम आदमी जो है, क्योंकि आम आदमी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ एक क्लास रिफ्लेक्ट हो रही है आपके इलेक्शन में। यहाँ पे मैं बार बार कह चुका हूं कि 1300 आदमी है, जो डॉक्टर फारूक सलीम ने बताया है, जो पिछले 42 साल में जितने इलेक्शन हुए हैं घूम फिर के वही आ रहे हैं, और यही एक जो है। समीर साहब, इस लॉन्ग मार्च में पंजाब हुकूमत, मुस्लिम लीग नून खास तौर पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नजर आ रहे हैं। देखिए, एक तो आज जो सारी अब काजी साहब बहस कर रहे थे ना, गुफ्तगू कर रहे थे, तो आज कॉलम हमारे यहाँ ताहिर सरवर मीर ने लिखा है, बड़ा ज़बरदस्त कॉलम है। उसमें उन्होंने बयान ये किया है कि बेसिकली होता ये है कि बाज़ औक़ात दिखाया किसी और को जा रहा होता है, अपरेंटली बज़ाहिर बात कुछ और की जा रही होती है, लेकिन अंदरूने खाना कहानी कुछ और होती है। तो अब ताहिरुल कादरी साहब की जो डिमांड के हवाले से बात आई है ना, जो गुफ्तगू उन्होंने की, उसमें उनका ये कहना है कि देखें, ये फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम बड़े एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये बूढ़े हैं, ये कमज़ोर पड़ सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट के आगे, इसलिए हमें ये नहीं चाहिए। तो तकलीफ़ क्या है, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम के नाम पर तमाम जो सियासी जमातें हैं वो मुत्तफ़िक हुई, और उन्होंने एक ऐसा बंदा ले आए, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो गैर जानिबदार है, और अब जुर्लू नहीं फिरेगा। वो जो पहले इलेक्शन में होता था कि ऊपर से फरिश्ते आते थे और जिताने वाले उम्मीदवार जो भी होता था जितवाने वाला, उसमें 10,000 ऐड करते थे, 20,000, और उसका रिजल्ट अनाउंस होता था। तो एक तो ताहिरुल कादरी साहब ने यह बयान कर दिया कि उनका एजेंडा बेसिकली क्या है। अब इससे मुझे ये कहने की जरूरत नहीं, सुनने वालों को, देखने वालों को ये समझ आ जाएगी कि ये एजेंडा किसका हो सकता है कि जो इलेक्शन में अपने लोग ला सकते हैं। दूसरी काई साहब, आपने जो बात की ना कि रेटल लगते हैं, हो सकता है ये बात आपकी सही हो, रेटल भी हो, लेकिन जो इंतजाम, अगर ये जमहूरी हक है किसी भी आदमी का एहतजाज करना, तो ये भी जमहूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि जिस जगह पर ये जुलूस जा रहा है, जहां से गुजर रहा है, वहां पर जो रहने वाले लोग हैं या इस जुलूस में जो शरीक भी लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। अब अगर एक रेड जोन है इस्लामाबाद का, जिसमें तमाम डिप्लोमेट्स हैं, हमारे सरकारी दफ्तर है, अगर उसका कोई हिफाजती बंदोबस्त किया जाता है तो ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी तरह जो पंजाब गवर्नमेंट है, उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनको वो जाएं, बिल्कुल जमहूरी अपना हक है, उनका एहतजाज करें, लेकिन उनकी सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर बंदोबस्त करें। तो इसलिए इसको मेरा ख्याल है कि ये कहना कि ये सिर्फ रेटल होकर बात की जा रही है, नहीं, आई थिंक ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि लोगों को प्रोटेक्ट करें। गवर्नमेंट तो बड़ी रिस्पॉन्सिबल रही, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस अंदाज से उसने 4 सालों में निभाई है, वो आप भी देखते रहे और हम भी देखते रहे। अब इशू ये हुआ है कि इनको ये खतरा पड़ गया है कि इनकी बारियों में कोई खलल तो नहीं आ रहा। अब इनका ये ख्याल था कि इन्होंने सक्सेसफुली जो एस्टेब्लिशमेंट की रूलिंग एलीट थी उसको बाहर निकाल दिया, और अब हम आ गए हैं। और ये बात अब ज़बान ज़दे खासो आम है कि जनाब, और ये नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि मैं जरदारी साहब के नीचे वज़ीर आज़म के तौर पे काम करने को तैयार हूं। अब बात ये है, बात ये है कि केक का शेयर, यहां पे रुके, मुझे खत्म 2 सेकंड में, केक का शेयर किसका होगा? रूल इस पावर गेम में कोई और तो नहीं आ जाएगा। या यहाँ पे ये लड़ाई है कि नहीं, हम तो अवाम के लिए डिलीवर करने आए थे और कादरी साहब हमें अवाम के लिए डिलीवर करने से रोकने आ रहे हैं। ये इशू नहीं है, इशू पावर का है, पावर पॉलिटिक्स का है, और पावर में स्टे करने का है। ये बड़ी पावर पॉलिटिक्स का भी होगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सदर आसिफ अली जरदारी क्या जमहूरी तरीके से इलेक्टेड नहीं है? उनकी परफॉर्मेंस बुरी हो सकती है, लेकिन क्या उनका जो इलेक्शन है उस पर आपको कोई इतराज है? नहीं, जवाब मुझे कोई इतराज नहीं। अच्छा, अगर नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि इलेक्शन में मैं वज़ीर आज़म बनता हूं और एक जमहूरी सदर है उससे मैं जाके ओथ लेता हूं, मुझे इस सारे बयान में आप मुझे बताएं बाबा क्या है? आप एक दूसरे के दामन पे जो कीचड़ उछालते हैं, आप एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क कहते हैं, और वो टोपी, सॉरी पंजाबी में जैसे टोपी ड्रामा कहते हैं, वो ड्रामा। जब थ्रेट आई तो पता चला आप एक हैं, जब थ्रेट आई तो आप एक हैं, जब आप लड़ रहे हैं तो क्या आपकी लड़ाई जाली? मेरी बात सुनिए, आखिरी बात, क्या इल्जाम आपने एक दूसरे पे नहीं लगाया इस 4 साल? मेरी बात सुनिए, शहबाज शरीफ के बयान निकाल कर देखिए। जी हाँ, बयान हैं। जो अपोजिशन
की जमातें हैं, क्या वो दूसरी जमात के हक में बयान देंगी? बयानात ऐसे ही आएंगे, लेकिन बाद में कहते हैं ये सिक्योरिटी थ्रेट ना कोई सिक्योरिटी थ्रेट है। देखिए काजी साहब, मोहब्बत करते रहे, मोहब्बत के बयान काट देते हैं एक दूसरे को। जो निजाम आप तो फिर मैं जब आपसे कहता हूं ना कि आपका क्योंकि जमहूरियत पे बिलीव ही नहीं है, फिर आप खफा होने लग जाते हैं। बात यह है कि जो इलेक्टेड निजाम जमहूरियत कहते हैं, इस बीमारी जो समाज को लाहक है, आप उसको अगर जमहूरियत कहते हैं तो खुदा के लिए हमें उस जमहूरियत की तलाश है जो अवाम से वादा किया गया 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन। आप वो कहते हैं वो जमहूरियत सोशलिज्म में आपको तौकीर चाहिए, आपको चोरों के असासों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मुझे कॉल लेने दे, अमेरिका से कॉल है अनवर। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, अनवर बोल रहा हूँ अमेरिका से। शादिया, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम समी भाई और काजी साहब को। आई टोटली एग्री विद काजी साहब। काजी साहब, ये आप जो बातें कर बिल्कुल सही कर रहे हैं, यकीन करें। ये पहले आपकी बारी, फिर हमारी बारी, फिर उनकी बारी, फिर हमारी। खुदा के लिए पाकिस्तान के बारे में सोचें। लोगों के घर में आटा नहीं है खाने के लिए, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आप लोग किस तरफ चल पड़े हैं? खुदा के लिए ये मैं तो कहता हूँ जैसे हजारों मार्च होने चाहिए ताकि इस करप्ट, जो भी करप्ट लोग हैं, सिर्फ सियासतदान में जो भी करप्ट लोग हैं, इन सब को काटकर बाहर फेंकना चाहिए। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब बात जो इन्होंने ठीक की है कि पाकिस्तान में सहूलियात नहीं हजारों मार्च होने चाहिए। ये इख्तियार किसके पास होगा कि किसको वो बाहर निकाल के फेंके? अवाम के पास। अच्छा, अब अवाम की तो वो कहते हैं बारी बना ली है। जो अवाम नताइज देते हैं इलेक्शंस के, वो उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी ये तो ऊपर से लोग आ जाते हैं, ये बीमारी है जमहूरियत। मुझे बताएं, अभी दो इशू ले लेते हैं। अभी एक कल कत्ल हुआ, पूरी रियासत उसको तहफ़्फ़ुज़ कर गया, जो दुबई में बैठे हुए, जो स्टोरी आपके सामने बात हुई। अभी मैंने खसरे की बात की, वो आके चोर वहां बैठे हुए, तौकीर सादिक, सारी रियासत बेबस है उसके सामने। तो जमहूरियत का मतलब चोरों को खुला छोड़ देना है? नहीं, ये क्या जमहूरियत के नाम पे आप जमहूरियत कर रहे हैं? तो फिर आप कर तो यही रहे हैं। आपने नैब की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी है, जिन्होंने रहमान मलिक और जहांगीर बदर को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए बात उनके तहफ़्फ़ुज़ की है, बात असासों की है। जमहूरियत और वोट की बात होगी, खुदा की कसम सबसे पहले हम जान देंगे। आप जानना दें, हमें आपकी जान की बड़ी जरूरत है, मेहरबानी रखें आप। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जमहूरियत का मतलब तौकीर सादिक को हाथ कोई ना लगाए तो ये जमहूरियत नहीं। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि किसी सियासी जमात की नाकामी को जब वो हुकूमत में हो तो उसको आप जमहूरियत की नाकामी से ताबीर करके अवाम को किसी दूसरे निजाम की जानिब मत धकेलें। और ये जो आपसे वोट कर रहे हैं ये जमहूरियत एक मुजर्रद ख्याल है जिसका इंसान के हकूक से कोई ताल्लुक नहीं। आपकी जमहूरियत की डेफिनेशन और है, काजी साहब की जमहूरियत की डेफिनेशन। ये मैं फिर खफा हो जाता हूं। नहीं खफा नहीं, बारी बारी आज इस मसले को खत्म कर दें। अच्छा देखिए, ये मसला खत्म नहीं हो सकता। जमहूरियत एक सिंपल सी बात ही होती है कि लोग जो हैं वो हक के हुक्मरानी लोगों को दे दिया जाए, ये है जमहूरियत। कौन लोग? अवाम जो है। कौन से अवाम? को एक अवाम मुझे बता दें जो असेंबली में बैठा हुआ। दुनिया भर में यार नहीं, मुझे बताएं, अवाम बहुत खामियां हो सकती हैं, 272 लोग लेकिन हैं, यही जमहूरियत है। बताएं शादिया, 272 लोग हैं ना आपके इधर बैठे हुए, असेंबली में 800 बैठे हुए हैं। इनके अस्पताल और अवाम के अस्पताल और इनकी रोटी और इनका रहन सहन और इनके फार्म हाउसेज और वो झुग्गियों में बैठे हुए लोग, और कोई रेलेवेंस है आपकी आपस में? आप इसको, और फिर ये सफाकाना मजाक कि हम तो जमहूरी लोग हैं। आप जमहूरी हैं, आपके अस्पताल, आपके स्कूल वो मुख्तलिफ जिसमें आपके बच्चे पढ़ते हैं, उनके स्कूल और उनकी जिंदगियां और आपकी जिंदगियां। और मैं ये कह रहा हूं कि जब तक ये जमहूरियत ब्रिज नहीं बनाती, जमहूर के नुमाइंदों की जिंदगी और आम आदमी की जिंदगी में कुछ थोड़ी सी ममासलत नहीं होगी। अब मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये जिसकी बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही है। अच्छा। असल मसला यही है कि लोगों के मसले हल हों, लेकिन कोई भी निज़ाम जो है वो अपनी बेहतरी की तरफ उस वक्त बढ़ता है जब वो उसको आप चलने देते हैं, उसके अंदर की खामियां आहिस्ता आहिस्ता दूर होती हैं। एक रात में कंक्रीट चीज नहीं बन जाती। अभी लोगों को वो डिलीवर नहीं हुआ, जो हुकूमतों से तवक्को थी वो डिलीवर नहीं हुई। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन अब अगर एक निज़ाम चल रहा है ना, तो इसी निज़ाम में आप अपनी अच्छाई तलाश करेंगे, और जिन लोगों ने अभी परफॉर्म नहीं किया वो आहिस्ता आहिस्ता झड़ते जाएंगे। लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। लेकिन अब ये जो, अब मुझे इजाजत दें भाई साहब, एक सेकंड बाद। अब पाकिस्तान में फिर वही बात करूंगा, इस 64 साल तारीख में पाकिस्तान की आधे से ज्यादा मरतबा तो यहां पर ताले आजमा रहे हैं,
और फिर जो हुकूमतें कभी उनको अपना जो टेन्योर है वो पूरा नहीं करने दिया गया। मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि इस वक्त जो सियासी जमातों की परफॉर्मेंस है उसको शाजिया उसको डिफेंड आप नहीं कर सकते, इसलिए कि लोगों के मसाइल उसने उस तरह से हल नहीं किए जिस तरह तवक्को थी। लेकिन बेहतरी इसी में आएगी कि ये निजाम चलेगा और खुद ब खुद चीजें ठीक होंगी। ऊपर से मनोसलवा आ जाएगा। मैं इनकी बात नहीं, क्योंकि इंडिया में ये हो रहा है, अमेरिका में ये हुआ, यूरोप में ये हुआ, पूरी दुनिया में ये हुआ। अब ये कहेंगे अमेरिका भी बर्बाद है, यूरोप भी बर्बाद है। यूरोप में और मिलियंस ऑफ पीपल इस सुन ले, अब बताएं मुझे, अब बात आप बताएं। मैं आपकी बात में नहीं बोला ना, आप ना बोलिए। एक मिनट। इंडिया में 80% लोग 25 से 20 रुपए रोजाना पे रहते हैं, वहां आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा, और ये जो गोलियां हमारे अवाम को दे रहे हैं ना। और मैं दूसरी बात बता दूं, परवेज मुशर्रफ के साथ जितने इस मुल्क के जराए पैदावार पे काबिज लोग बैठे थे, आज की गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए भाई, उनकी हुकूमत खत्म नहीं होती। कभी वो शेरवानी पहन लेते हैं, कभी वो कोट पहन के, उस हुक्मरान चाहे वो किसी रास्ते से जाए उसके पीछे हो लेते हैं और ये साथ बिठा लेते हैं, जैसे मोहम्मद मुर्सी ने किया कि वो सारे कार्टल साथ बिठा लिए जो हुस्नी मुबारक के साथ बैठे थे। और हमें जमहूरियत और आमरीत का धोखा देते रहते हैं ये लोग। हमारी जमहूरियत तब होगी जब आप इनसे जान छुड़ा के हमारे राइट्स देंगे। कैसे होगा वो, कैसे होगा, मुझे तरीका बता दें कैसे होगा। तौकीर सादक करेगा। नहीं, अब नहीं, वो औरतों की तरह ताने ना दे, मुझे बताएं कैसे होगा। कौन करेगा? मुझे बताएं कैसे होगा। क्या किया? कैसे होगा? होगा कैसे? मुझे अर्ज करता हूं। नहीं, सिर्फ ये बताएं होगा कैसे। आप मुझे बताएं, ये गवर्नमेंट थी, ये गवर्नमेंट थी, आपने एलपीजी 150 रुपए की बेची नहीं बेची? यहाँ मुझे आप बताइए कि ये निजाम ठीक कैसे होगा? जिस निजाम की आप बात करते हैं वो फरिश्ते नाफिज करेंगे? नहीं, फरिश्ते नाफिज नहीं। कौन करेगा? मैं अर्ज करता हूँ, मैं ये अर्ज करता हूँ कि जिस वक्त तक सरमाए की मदद के बगैर और बहुत वो कैसे रुकेगा? मुझे वो तो तरीका तो बता देना। जब तक वो नहीं रुक, कैसे? जब तक आप रियल सेंस में ऐसी रिफॉर्म्स नहीं करते। कैसे रिफॉर्म का क्या, कौन सी रिफॉर्म? जब आपकी हर जगह पे हर फैक्ट्री में मजदूर अपना सुपरवाइजर इलेक्ट वही देखे ना। अब सोशलिज्म की बात सुने, और ये मार्क्सिस्ट थॉट खत्म हो चुके हैं। तो ये जो कुफ्र आप कर रहे हैं, मार्क्सिस्ट थॉट्स हैं, ये अब कोई निजाम नहीं। मजदूर इलेक्ट करेगा, मजदूर राज करेगा। 300 बच्चों के कत्ल को जो रूस में राज नहीं कर सका, यहाँ पे राज करवाएंगे। 300 बच्चों के कत्ल को जस्टिफाई जो आप कर रहे हैं, ये ठीक है? ये इस्लाम है आपका? ब्रेक के बाद खुशामदीद। कश्मीर से कॉलर है नबी बख्श। हेलो, आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट होगी। हम अपनी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, कुछ दिन पहले भारतीय फौज की जानिब से हाजीपीर सेक्टर पर फायरिंग की गई थी, जिससे हमारा एक जवान शहीद हो गया था। भारत ने इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान ने भी कश्मीर के मेंदर सेक्टर पर फायरिंग की है, जिससे उनके 2 फौजी जो है वो हलाक हो गए हैं। ये बॉर्डर्स पर जो टेंशन है सारी, इस पर क्या हमारे जो कमांडर्स की कोई मीटिंग हुई है, इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। इमरान, जो बॉर्डर्स पर ये टेंशन शुरू हो चुकी है, ये खत्म करने के लिए क्या कोई मीटिंग हो रही है? कैसे इसे खत्म किया जाएगा? क्या हालात मामूल पर कब आएंगे? देखिए, ये जो मामला हुआ है उसके बाद फारूक नाफिज की सतह पे तो इस मामले को टेकअप किया गया और इंडियन डिप्टी हाई कमीशन को वजारत खारजा में तलब किया गया था। लेकिन जो अभी एनालिसिस किया जा रहा है और जो मिलिट्री कमांड जो इस वक्त सोच रही है वो है कि जैसे जैसे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन बेहतर होती जा रही है, जैसे तालिबान के साथ मुज़ाकरात का अमल जो है वो आगे बढ़ रहा है, उस सिलसिले में बातचीत की जा रही है और अमेरिका ने जिस अंदाज से पाकिस्तान को अपना जो रोड मैप है अफगानिस्तान के हवाले से उसमें इस्तेमाल में लिया है, तो वहाँ वैसे वैसे जो है ईस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान के हवाले से सिचुएशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टेंस की जा रही है। जो इतवार वाले दिन हाजी पीर के इलाके में वाकया हुआ है वो सिर्फ फायरिंग का वाकया नहीं था, बल्कि वो इंडियन आर्मी के जो लोग हैं वो बाकायदा पाकिस्तान के इलाके में आए और फिर आकर एक चेक पोस्ट पर हमला किया, जब रिटेलिएट किया गया और फिर उसके बाद वो अपना असला छोड़कर भागे, लेकिन उसके नतीजे में एक लांस नाइक जो है वो शहीद हुए। तो इस अंदाज से फिलहाल जो है इन मामलात को संजीदगी से देखा जा रहा है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर इस किस्म के वाकयात में मजीद इजाफा होता है तो जो तवील अरसे से LOC के ऊपर एक सीज फायर दोनों ममालिक के दरमियान कायम है वो भी टूट सकता है। लेकिन अभी तक जो है सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है। दोनों उस वाक़े के बाद दोनों तरफ के जो DG मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनकी जानिब से भी बातचीत की गई है इस सारे मामले के ऊपर। और ये अब जो है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के जो तर्जमान है उनका कहना है कि ये पाकिस्तान ने
इंडियन जो टेरिटरी है या उस इलाके की किसी किस्म की नालों को खिलाफवर्जी की जी है। हाँ, एसपीआर ने इसकी तरदीद की है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान आपका। अच्छा, इसमें ना ये मैं देख रहा था, मीडिया में देख रहा था, तो जो इंडिया से जो बयानात आ रहे हैं उसमें वो बड़ा एक शदीद रिएक्शन है। मसलन उमर जो सलमान खुर्शीद हैं उनके एक्सटर्नल मिनिस्टर, उनका ये कहना था कि ये एक ऐसा वाक़या है, क्योंकि इंडियन मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि कुछ जो बॉडीज़ हैं वो म्यूटिलेटेड हैं, एक बॉडी जो है इंडियन फौजी की, तो उन्होंने कहा कि ये इसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे। फिर उमर अब्दुल्ला जो हैं मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला, उनका ये स्टेटमेंट था कि ये ऐसा लग रहा है कि कोई जो एक पीस प्रोसेस है उसको डीरेल करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, फिर एक उनके रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं ललित सिंह, उनका मैं बयान पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि इस वाक़े की वजह से जो तमाम स्पोर्ट्स और कल्चरल मीटिंग्स हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो रुक गई हैं। तो ये मामला संजीदा है, इसको लेना चाहिए। मैं इसी से जोड़ता हूँ क्योंकि सेफमा जो यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस जिसका पहला हिस्सा अमृतसर में हुआ और अब कल लाहौर में उसका इख्तिताम हुआ, तो उसमें भी जो पाक और हिंदुस्तान के जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बात की गई, ख़ास तौर पे जो वैसे तो उस कॉन्फ्रेंस की जो कहानी है वो और है, लेकिन मैं वो जो भगदड़ की बात बता के मैं जो बड़ी स्टोरी है उसको अभी ख़त्म नहीं करना चाहता। पहले मैं वो बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर हुआ क्या। उसमें नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि अगर मैं वज़ीर आज़म बन गया तो इंडिया के साथ ताल्लुकात को हम नॉर्मल करेंगे। एक उन्होंने कहा कि हमारी सोच ये है कि ये मुमकिन नहीं है कि हम ये कहें कि पाकिस्तान तरक्की कर जाए और दूसरा मुल्क तरक्की ना हो, ये नहीं हो सकता। रीजन में जो तमाम मुल्कों की तरक्कियां हैं, लोगों का इस्तेहकाम है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन उस सेशन में मैं जो सेफमा भारत के जो सदर हैं विनोद शर्मा, उनकी जानब से एक प्रपोजल आई, एक सवाल हुआ था कश्मीर के हवाले से, तो उस पर उन्होंने ये कहा, एक जो मैं ये पेश करना चाहता हूँ थॉट, कि कश्मीर का मामला बड़ा गर्म है और इतना इम्पॉर्टेंट बन चुका है दोनों मुल्कों के लिए कि बज़ाहिर ये नज़र नहीं आता कि इस पर कोई किसी का कोई राजीनामा होगा या कोई भी अपने पीछे हटेगा। तो थ्योरी जो है कि न्यू बॉर्डर्स की बजाय अगर नो बॉर्डर्स की थ्योरी पर काम किया जाए कि जो कश्मीरी हैं, बेसिकली कश्मीर का जो इलाका है, उसमें उन लोगों की आपस में मेल जोल को बढ़ाया जाए, आमदोरफ्त को बढ़ाया जाए, ट्रेड को बढ़ाया जाए, एक वे ऑफ लाइफ दिया जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी साइकी में आए। तो जो बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया बेस्ट ये कर सकते हैं कि उनको वे ऑफ लाइफ दे दें। और एक उन्होंने बात की कि मिसाल के तौर पे एक पानी का इशू है, डैम्स का इशू है, कि अगर हम जो डैम है बनता है, भले वो इंडियन हिस्से में बने, लेकिन उसकी जो बिजली है वो जो अक्रॉस द बॉर्डर दोनों तरफ रहने वाले जो लोग हैं वो उससे इस्तेफादा हासिल कर सके, तो इससे गालबन इतनी ज़्यादा जो एक टेंशन है उसमें कमी आएगी। उनका ये एक थॉट था जो उन्होंने दिया। अब मैं शाम का जो सेशन है उसमें बताता हूँ आपको क्या हुआ। जो गवर्नर हाउस में हुआ, वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब थे, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम हालत जंग में हैं और दहशतगर्दी जो है वो सबसे बड़ा खित्ता और हम उसको मिलकर काम करेंगे। लेकिन वहाँ पर मैं जिक्र करूँगा इम्तियाज़ आलम साहब और नुसरत जावेद साहब ने जो तकरीर की ना, बड़ी एक ज़बरदस्त तकरीर थी। उसमें उन्होंने ये कहा राजा परवेज़ अशरफ साहब को कि हमने और आपने जमहूरियत के लिए मिलकर डंडे खाए थे, लेकिन आप हुकूमत में आए हैं तो आप स्कॉन्ड्रल से मिल गए हैं। हम स्कॉन्ड्रल से नहीं मिले, हम आज भी जमहूरियत पर बिलीव करते हैं और कल जब आप हुकूमत से बाहर आएंगे और अगर कोई इस तरह का वाकया हुआ जिसमें जमहूरियत को नुकसान पहुंचा हुआ तो हम आपके साथ मिलकर जमहूरियत के लिए फिर दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने एक डिमांड की राजा परवेज़ अशरफ साहब से कि आप आज ये ऐलान करें कि पाकिस्तान जो है सार्क ममालिक के जो तमाम जर्नलिस्ट हैं उनको वीज़ा जो है ना जर्नलिस्टों के लिए फ्री कर देगा, ताकि जो दूसरे ममालिक हैं मसलन इंडिया है वो इस पे फिर इसको फॉलो करे। अगर आपने इस मामले को वो एक डिप्लोमेटिक उसमें फंसा के रख दिया, लेकिन बहरहाल राजा परवेज़ अशरफ साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन वहां पर एक से कौन-कौन मिला हुआ है इसमें मैं भी थोड़ी सबमिशन देता हूं। मैं अच्छा मैं अगर इसको एक और भगदड़ भी मुझे सुनना है कि भगदड़ कैसे अब भगदड़ मैं आपको बताऊं वाकया वो ये सारा कुछ जब ये इजलास खत्म हुआ तो वज़ीर आज़म साहब स्टेज से उतरे, हाथ हिलाया और फौरी तौर पर चले गए। उनके साथ गवर्नर साहब भी चले गए और वहां पर जो तमाम मेहमान बैठे हुए थे उनको पहले ये ऐलान कर दिया गया कि जनाब खाना आपको सर्व कर दिया गया, आप खाएं। खाली हर चीज़ पड़ी हुई थी, कोई खाना नहीं था। उसके बाद फिर ये कहा गया कि अभी फूड आपको सर्व किया जाएगा, आप बैठ जाएं। फिर साथ म्यूजिक शुरू कर दिया गया और फिर मेरे ख्याल में एक सेकंड ये हर शादी का वाकया है, ये शादी हर पॉलिटिकल शादियों पे इस तरह नहीं होता। देखिए ये बात शादियों पे शायद इस तरह भी बात नहीं है। अच्छा, इस जो फंक्शन का जो होस्ट थे वो वज़ीर आज़म साहब थे और ये फंक्शन गवर्नर हाउस में किया जा रहा था। वफाकी हुकूमत का ये काम सब पढ़े लिखे लोग थे वहां पर और वहां पर सात ममालिक के सहाफियों को आपने बुलाया था। अगर आप किसी को इज्जत से बुलाते हैं तो कम से कम उसे खाना तो इज्जत से दें। क्या हुआ
इससे रिफ्लेक्शन क्या है तो कि जिस तरह आप हुकूमत के मामला चला रहे हैं, जिस तरह आपने वो फंक्शन और फिर खाना मिला ही नहीं किसी को। खाना पड़ा हुआ था, फिर कमर जमान कायरा साहब आए, वो भाग के गए, उन्होंने कहा खाना दें, वो बाद में खाना लेके आ रहे हैं, और फिर जो लोग मेन्यू ना बताएं, जो खाना मुनासिब तरीके से नहीं खिला सके वो इंडिया का बॉर्डर ठीक करेंगे। अच्छा, अब और दूसरी बात मुझे भी करने दें, बात ये है, आपने सारा सेगमेंट ही ले लिया। एक तो मकामी स्काउंड्रल है, आप नहीं सुने ना, एक तो मकामी स्काउंड्रल है, एक आलमी स्काउंड्रल है। कौन कौन किससे मिला हुआ है, हम किस किस की बात करें, कौन कल इनकलाब के नारे लगाता था और आज इंपीरियलिज्म की झोली में बैठा हुआ है। ये नहीं, मैं ये कहता हूं कि दोनों अतराफ में जो गवर्नमेंट्स हैं साफ पानी का गिलास तो दे नहीं सकती, एक दूसरे को अमन देंगी, दोस्ती देंगी। अब आखिरी मेरे ख्याल में ये चकमे हम आवाम को ना दें। आखिरी जो बड़ी तकलीफ दे बात थी ना, बड़े सीनियर लोग थे, ओल्ड एज थे, और वो बेचारे गवर्नर हाउस से पैदल होटल में गए और सर्दी में ठिठुरते हुए गए क्योंकि वहां पर खाना नहीं था, फिर गाड़ियां भी नहीं। बहरहाल जो शाम का जो होस्ट थे हमारे, चाहे वो वफाकी हुकूमत है चाहे वो गवर्नर हाउस थे, उन्होंने बहुत ज्यादा एम्बेरस किया। और ये सफमा जर्नलिस्ट जो थे सारे के सारे, उनको ये वाला फंक्शन ठीक था, वो अच्छा था। और लोग वो जो हजूरी बाग का फंक्शन था मियां शहबाज शरीफ का, उसकी तारीफ कर रहे थे कि वो बहुत जबरदस्त बंदोबस्त था और उसमें बड़ा मैं फिर वही बात करूंगा कि असली स्टोरियां भी कर लें, कौन कैसे खाना खा रहा है, ये हमारी चीजें रह गई। ब्रेक ले रहे थे, ब्रेक के बाद आकर काई साहब की असली स्टोरियां करते हैं। वेलकम बैक। रावलपिंडी से कॉल रहे हैं कैथरीन। हेलो जी। वालेकुम सलाम। मैं कैथरीन रॉड्रिक बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी जी। तो आपका प्रोग्राम, मैं और मेरे हस्बैंड, हमारा हालांकि 9 बजे होते हैं ऑफिस, लेकिन हम लोग पूरा प्रोग्राम तकरीबन देख के जाते हैं। So nice of you, thank you। तो खुदा आपको बड़ी बरकत दे और हमारे पाकिस्तान को भी। तो मैं कुछ आप अपनी बातें पॉजिटिव शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी जी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि हर एक शख्स जो अरबपति है या बहुत सी चीजों का मालिक है, वो आके अपने आप को लीडर जाहिर करना चाहता है। हालांकि लीडर वो होता है जो खादम पहले बने, खिदमत करे। तो ये पाकिस्तान में एक बात को मशरूत कर देना चाहिए कि भाई पहले 5 साल मुख्तलिफ शोबों में काम करके वॉलंटियर दिखाए। ये मशरूत होना चाहिए कि 5 साल की उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए कि भाई क्या किस किस फील्ड में उसने पॉजिटिव काम किए हैं। स्कूलों में देख लें, बच्चे जो हैं फीसों की वजह से मतलब स्कूल छोड़ रहे हैं और बच्चों की तालीम जो है वो उसको आगे बढ़ना चाहिए। अस्पताल देख लें, उनकी बेहतरी करनी चाहिए। रेलवे के निज़ाम को, मतलब हम अपने सियासतदान लीडर्स को कहते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा क्या किरदार है। मतलब हम में से अगर हर फर्द अपनी जिम्मेदारी, हम ये तो अपने हकूक की बात करते हैं, हमने कभी अपना फर्ज अदा करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद सियासतदानों का मुकम्मल जो हुकूमत है उससे ताउन होना चाहिए, क्योंकि हर हुकूमत, जैसे दूसरे मुल्कों में यूं होता है कि भाई अगर एक सदर जीत जाता है बाकी लोग उसकी मदद करते हैं, ठीक है। और फिर ये कि अपनी जो अपना पैसा, अपनी जायदादें वो हम बना के बैठ जाते हैं। ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कैथरीन। नहीं, हमारे यहाँ जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी इज्जत का कोई तरीकाकार नहीं है। इज्जत का अपना उन्हें खुद भी ख्याल नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो ये कह रही है कि अपना अपना काम करना चाहिए। मजदूर कर रहा है, किसान कर रहा है, गंदम उगाते हैं तो रोज खा जाते हैं, आप आधी रोटी बचा के चले जाते हैं जो उसे खाने को नहीं मिलती। ब्यूरोक्रेसी कर रही है, पॉलिटिकल एलीट कर रही है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। कौन अपना काम नहीं कर रहा? अवाम तो कर रहे हैं जो दौलत पैदा करते हैं। तो लिहाजा इज्जत उन्हीं की होनी चाहिए जो काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आता हूँ अपनी खबर की तरफ। अब एक 136 अरब की एक लोन है जो सर्कुलर डेट। अब ये सर्कुलर डेट इकट्ठा कैसे हुआ? ये तो पहले वो कह चुके हैं मिसमैनेजमेंट से हुआ है। और इसकी वजह होने की एक वजह ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज हैं, ये जब पैसे नहीं ले सकती, जो एक तो लाइन लैसेस और चोरी को नहीं रोकती, और इसके साथ साथ जो बहुत से इदारे हैं सरकारी वो उसे पैसे नहीं देते, तो उनको पैसे, अब ज़ाहिर पैसे तो देने हैं, पीछे IPPs बैठे हुए हैं, तो अब वो कमर्शियल बैंकों से लोन लिया गया है 136 अरब रुपए का जो हो चुका है। अब वो ये कह रहे हैं जनाब कि हमारे पास तो ये है नहीं। तो अब ये अवाम ने तो अपनी बिजली का बिल दे दिया, खवास ने नहीं दिया और चोरों ने नहीं दिया। तो अब क्या करें कि जिन्होंने अपनी बिजली का बिल दे दिया है, अब जिन्होंने नहीं दिया उनका बिल भी उन पे डाल दो और इसे 136 अरब रुपया उनसे निकालो ताकि जमहूर का बोलबाला हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब ये इसकी प्रपोजल आ गई है।
इसकी प्रपोजल आ गई है, अभी हुकूमत ने नहीं मानी, और क्योंकि इलेक्शन ईयर भी आ गया है, मानते या नहीं मानते मगर रास्ता क्या निकालेंगे। तो ये एक तो हम आवाम को वार्न करें। मैं मुख्तसर करके अगली स्टोरी पे जा रहा हूँ शादिया। ये जो मीजल की एपिडेमिक आई है, मीजल में ये हुआ कि इन्होंने सितंबर को इन्होंने अंदर लेके आनी थी या लाने थे या पैसे रिलीज करने थे, ये जो आपकी मीजल की दवाई है वैक्सीनेशन, वो नहीं इन्होंने की। उसके बाद वो 250-300 बच्चा मर गया। अब क्या हुआ है, अब वो तो मर गया है। ताज़ा तरीन खबर यह है कि जो प्राइवेट मार्केटियर्स हैं या प्रॉफिटियर्स हैं, उन्होंने मार्केट से वैक्सीन गायब कर दी है। अब इसकी कीमत तकरीबन डबल हो गई है। अब ये दोहरी मिजरी है। अब मैं पता बात क्या करना चाहता हूँ, यहाँ बाद में इसका कोई मीनिंगफुल हल करना चाहता हूँ। हम कहते हैं कि हमारे 300 बच्चे मर गए हैं, ये कहते हैं नहीं ये जमहूरियत है। हम कहते हैं इनका हक दो, कहते हैं ये सोशलिज्म है। हम ये कहते हैं तौकीर नासिर भाग गया चोरी करके, ये कहते हैं ये जमहूरियत है। हम ये कहते हैं अपने पैसे हमें हमारे पैसे दो, हमारे राइट दो, ये हमें डिफेंसिव, आप सोशलिज्म, आप कादियानी, आप काफिर, आप फलां। ये है बहस असल में कि आप नजरिए को चोरों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब इस्तेमाल करते हैं, मौत को जमहूरियत से ताबीर किया और हक को सोशलिज्म। जी मैं ये कह रहा हूं कि जब हम इनसे हक मांगते हैं तो ये हमें ब्लैकमेल करते हैं। जब हम कहते हैं इस चोर को पकड़ो तो ये कहते हैं ये तो जमहूरियत है, इसको तो हम हाथ नहीं लगा सकते। जमहूरियत किसके लिए? शाहजेब के कातलों के लिए जमहूरियत, सिर्फ आपके लिए जमहूरियत। किसके लिए जमहूरियत है? जो 84 अरब रुपया लेके तौकीर नासिर भाग गया, उसके लिए जमहूरियत है। मगर मेरे बच्चे जो 300 मर गए हैं उनके लिए कोई नहीं। बिल्कुल सही। ये फर्क है, इसको निजामों का फर्क नहीं है, ये राइट का फर्क है। और तरीका वारदात क्या है कि जो राइट मांगे उसको दीवार से दोनों जमहूरियत की डेफिनेशन पर कभी नहीं हो सकता। जमहूरियत जमहूर की फलाह है, जमहूरियत जमहूर की फलाह है, चोरों का भाग जाना नहीं। इशू सिर्फ इतना सा है कि ये एक खास नजरिए को समझते हैं कि वो जमहूरियत है। मैं भी एक खास नजरिए को समझता हूं। मरने को जमहूरियत समझते हैं, तौकीर नासिर के भाग जाने को जमहूरियत समझते हैं। आप 10 अरब रुपया इसके जरिए इलेक्ट होने को जमहूरियत समझते हैं। जमातों की, आप मुझे बताएं क्या है जमहूरियत? आपके लिए क्या है? ये सियासी जमातों की नाअहली है, नाकामी है। इसको जमहूरियत की नाकामी से ताबीर नाअहली है। ये जो किलिंग है, हाँ, ये कत्ल है। इसको ठंडा ठंडा साफ ना करें, ड्राई क्लीनिंग ना करें, हो नहीं सकती। अच्छा, मुझे आगे बढ़ना है। अच्छा शादिया, आपने तो जिक्र किया अपनी खबर में कि पंजाब के गवर्नर जो हैं और वज़ीर आला के दरमियान एक पंजाब हुकूमत के दरमियान जंग शुरू हो गई है और वो उनके फंक्शन में नहीं आ रही। ये बात सही है, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि शायद पर्सनल रीज़न इसके ज़्यादा है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं और मखदूम साहब जो गवर्नर हैं, ये बताया जाता है कि आपस के बेहतरीन दोस्त हैं। तो वो अचानक चले गए हैं दूसरी जमात में और गवर्नर बैठ गए हैं, तो शायद मेरा ख्याल है इसकी ये वजह होगी। लेकिन जो अंदरूनी कहानी हमें पता चल रही है, जो खबरें आ रही हैं, वो ये है कि केयर टेकर वज़ीर आज़म बनाने के लिए इनके दरमियान मज़ाकरात हो रहे हैं आपस में, और ये बिल्कुल इस बात पर मुत्तफ़िक नज़र आ रहे हैं कि ये जो ताहिर अल कादरी की सूरत में एक नया फिनोमेना किसी ने अंदर से लाने की कोशिश की है, उसको हम वो काउंटर करेंगे और निगरान वज़ीर आज़म ऐसा बनाएंगे जो कोई कदावर सियासी शख्सियत होगी और जो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट का जो प्रेशर है उसको वो कबूल नहीं करेगी। इसमें जो नाम लिए जा रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम लिया जा रहा है कि उन पर भी कंसेंसस है, फिर इसहाक डार साहब का भी नाम लिया जा रहा है, पीपल्स पार्टी के रज़ा रबानी का भी नाम लिया जा रहा है। तो ये अभी इन पर डिस्कशन जारी है और ज़रा ये बताते हैं कि अगले चंद दिनों में इस मामले पर ये इस बात का इम्कान है कि उनका इत्तफाक हो जाएगा, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि केयर टेकर जो ये जो अपनी ही पार्टीज के लोग बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी के, ये गैर जानिबदार कैसे हो सकते हैं? नहीं, इसमें जो रज़ा रबानी साहब के हवाले से बात है वो ये है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर इख्तलाफ किया है हुकूमत से, वजारत से भी इस्तीफ़ा दिया हुआ है, वो वजीर नहीं है, और बहुत सारे बिल जो सेनेट में आए हैं उनको उन्होंने बिल्कुल पार्टी लाइन के इसहाक डार के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भी बहुत सारे जो इश्यूज हैं उस पर जो एक रवायती जो मुस्लिम लीग नून का कहने को तो कुछ भी आप कहते हैं ना, उस पे उन्होंने ये जो इनकी अच्छा ये अभी नाम है, जरूरी नहीं कि ये होंगे, लेकिन ये तमाम कंसेंसस होगा। फिक्री मुगालता ये है कि बहुत अच्छे आदमी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मगर वो किस एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे के ऊपर बैठे हुए हैं। बड़े अच्छे हो सकते हैं, हमें लगता है कायम अली शाह साहब भी बड़े दर्दमंद इंसान होंगे। अभी मैंने वो स्टोरी आज दे सकूं या ना दे सकूं, अब ये तो एक बात बताता हूं कि एक आदमी, एक सब इंस्पेक्टर जो है वो इतना पावरफुल है कि अदालत में जो, और डीआईजी लेवल का आदमी आके अदालत में ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जी ये ठीक कह रहा है, इसका मतलब है कोई डीआईजी बेबस है। तो इट इज नॉट अबाउट अ वन पर्सन, इट इज नॉट अबाउट अ, ये सिस्टम है। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि किसी एक आदमी के, हमें नेक आदमी की तलाश ना हो, कोई आदमी उसमें बुराई ना कर सके। ये है
यहाँ collapse सिस्टम क्या- इंसानों से collapse बनता है कर- ना। collapse- क्या चलिए, आगे सिस्टम बढ़ तो लें, फरिश्ते आगे आ बढ़ जाते हैं। जो बनाया हुआ है आपने, ये तो नहीं डिलीवर कर रहा 65 वर्षों से, ना यहाँ कर रहा है, ना इंडिया में कर रहा है, ना कहीं और कर रहा है। तो वहाँ फिर पे क्या बर्बादी कौन सा है। निजाम लेके इसका आए? मतलब यार, ये मुझे एक बात बताएं, खुदा क्या के तारीख वास्ते और- जमहूरियत तारीख रहने दें और आप, दोनों इंसान- जमहूरियत रहने। समी साहब, सोच यहाँ पे आके खत्म होगी है, जहाँ आपके दोस्त हुक्मरानों तक आके आगे तारीख बंद होगी। अच्छा, शाहजेब अब का आप थोड़ा यहाँ जिक्र तक कर आ लें। रही है, जो मुझे आपका आप- मिनट बर्बाद हो गया, नहीं, रूस में, मुझे- तो मैं क्या करूं? मेरे कोई दोस्त, आपके तो आबाद हो गए ना, बिल्कुल दुनिया सबसे तो ज्यादा दुनिया में इस वक्त डेमोक्रेसी है, लोग इलेक्शन को बिलीव करते हैं। अच्छा, आप कहां पता नहीं कोई एक ऐसा निजाम जो गल सड़ गया है, 70% उसकी लोग बात इनको करते हैं। वोट नहीं देते, इनकी शक्ल देखने आज नहीं मैं आते। क्लोजिंग नहीं करती, आप लोग बोलते रहे। तो ये है, मैं ये कह रहा हूं कि चोरी चकारी का नाम जमहूरियत न रखें, जमहूरियत लाएं असल। बहरहाल- थोड़ा सा शाहजेब का भी जिक्र कर ले। वो शाहरुख जतोई की जो गिरफ्तारी, वो इंटरपोल ने कहा है कि वो सबूत ही ना काफी है उसको पकड़ने के नहीं, लिए। उन्होंने ये कहा है कि इस नाम से कोई बंदा हमारे यहाँ आया ही दाखिल नहीं। नहीं हुआ। तो लगता है ऐसे है कि उन्होंने कोई नया पासपोर्ट बनवाया, जो बिल्कुल जैसे ये एक बात मैं इनसे जाली नहीं करता वोटिंग हूं, के जो ये जरिए तो पॉइंट गए आउट हैं वो। करते हैं कि बासर लोग जो हैं FIA में हो, कहीं पे भी हो, वो अपने लिए सारे मामला बना लेते हैं। तो यकीनन उनको कोई जाली पासपोर्ट दिया गया और वो किसी और नाम से वहां पर दाखिल हुए। तो अब ये इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है कि वो किस नाम से वो दाखिल नहीं, हुए। और उसके दिया वालिद साहब किसने, बहुत बड़े जारी किसने ठेकेदार किया, हैं, आप ये खबर भी तो चल रही देखें थी, ना। उम्मत में मैंने खबर देखी थी, एक बहुत बड़ी खबर चल रही थी कि बिलियंस ऑफ रुपीस के ठेके बड़े ज्यादा उन्हीं के पास हैं। मस्ट बी वेरी पावरफुल। अब जिनके और पास ठेके पासपोर्ट हैं, कोई ऐसे तो उनके नहीं दे बच्चों को- सकता, उनको उसमें बच्चों भी को तो कोई नहीं किसी की बात आती। सपोर्ट यही हासिल तो होगी एक ना। अलमिया है कि जाली जो पासपोर्ट powerful ऐसे लोग तो हैं, नहीं उनको मिल सलाह जाता। नहीं मिल रही, ये बात सही है। तो अगर अब ये जब तक वो पता नहीं चलेगा कि वो किस नाम से वहां पर गए हैं, उस वक्त तक उनको पकड़ना जो है वो दुबई गिरफ्तारी पुलिस तो मुमकिन ही नहीं नहीं पकड़ सकेगी। ये तो सही कहते हैं समीसा के पावरफुल लोगों के बच्चों को सजा नहीं मिल सकती। नहीं मिलती ना अभी पाकिस्तान में, यही तो नहीं अलमिया मिलती, है। बिल्कुल नहीं यही तो बेसिकली नाकामी यही तो हुई है, और वो नाकामी है चंद अफराद की, जो पावरफुल लोग हैं, उन्होंने इसको होस्टेज बना वो लिया। चंद But अफराद वो हैं जो जमहूरियत पर काबज हैं, जो जमहूर और ये मैं सियासी मानता ढांचे हूं पर आपकी काबज बात, हैं, सियासी जमातों वही पर हैं। भी काबज हैं। ठीक है, लेकिन वो इसको इस्तेमाल अवाम नहीं ही- करते इसको हैं। अवाम ही ले सकते हैं शाहजेब वापस। के कातलों को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चोरों को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम उनसे सवाल करते थे, कहते उंगली नहीं, आपने जमहूरियत के खिलाफ कोई बात नहीं नहीं, की। पूरी दुनिया में ये जहां देखिए, पे लोगों ये के कि- यहाँ इस वक्त जो डेमोक्रेटिक सेटअप्स हैं ना, वो लोगों ने अपने इख्तियारात हासिल किए और एक प्रोसेस के नतीजे में चला है। प्रोसेस शुरू में इतना ही बुरा था जितना हमारे यहाँ, लेकिन खुद छन छन कर साहब, चीजें सामने आ अब गई। इस दिन पूरा प्रोग्राम रख लेंगे, वहां भी बात कर लेते हैं जहां चल के पहुंचे। अब आप कहते हैं जहां अमेरिका लोग भी निकल बर्बाद के- है, जो- यूरोप भी जहां लोग बर्बाद निकल है, के रशिया बर्बाद है। पार्लियामेंट के बाद जो मुजाहरे कर रहे हैं उनको भी पूछ लें। अच्छा, ये मैं जो मुजाहिर आखिरी बात जमहूरियत करना का चाहता मसला खत्म हूं, हुआ। जमहूरियत का हो मैं गया closing मसला कर दूं। खत्म। एक मसला ये है कि आटा नहीं मिल रहा लोगों को, पूरे पंजाब में आटा नहीं मिल रहा, हालांकि बहुत महंगा ज्यादा कर दिया गंदम गया। हुई है, गंदम इतनी ज्यादा है कि हम एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं। आटा क्यों नहीं मिल रहा? हाँ जी। क्योंकि कुछ लोगों ने हमारी बेनिफिट अच्छी करना है, प्रोडक्शन उन्होंने थी, अच्छी बेनिफिट करना है, पैदावार तो उन्हें कौन रोकेगा? उन्हें रोकने वाले रोकेंगे नहीं, क्योंकि उनके बीच में हिस्सा होगा। यहाँ इस दफा बम्पर बम्पर हुई है। क्रॉप, तो हाँ क्यों नहीं है यहाँ पे? ये किसको कहें हम? ठीक बस है, यही बात है, लोगों को याद रखनी चाहिए वोट देते वक्त, और इसी से निजाम बेहतर होगा। ठीक है। और पाकिस्तान, जमहूरियत ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल। एग्री। जमहूरियत पाकिस्तान के यकीनन मुस्तकबिल है, मगर जिसकी ये बात कर रहे हैं वो खौफनाक माशी बेहुदा अमरियत है, जिसके ये अब स्पोर्टर मैं है। क्लोजिंग कर ये दूं। सोशलिज्म को भी अब मैं जमहूरियत closing कहते हैं। कर दूं। और ये चोरी को जमहूरियत कहते प्रोग्राम हैं, का ये वक्त डकैती को खत्म हो गया जमहूरियत है, कहते हैं, प्रोग्राम- और डकैतों का बरमला तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए, खबर@दुनिया TV.tv पर। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।